जय सिया राम। राधे राधे। नमस्कार, प्रणाम, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन आपके अपने द सुमित पी शो में। और हमेशा की तरह भगवान श्री गणेश का नाम लेके आज और आपका शुभारंभ करेंगे। और जो हमारे पास विषय ही है बड़े इंटरेस्टिंग है, ट्रंप का एमबी बैन। एमबी यानी कि मुस्लिम ब्रदरहुड बैन। नितिन याहू ने इंडिया का ट्रिप डिले किया, एक पाकिस्तान कनेक्शन आ रहा, अब ये ट्रिप फिर पटरी पे आ गया। जब आपको बता दें लेटेस्ट अपडेट है, यूक्रेन की डील में नया ट्विस्ट आया है। अब क्या ट्विस्ट है, कौन सा खेल खेला जा रहा है। और जापान ने फाइनली साहब जहाज निकाल दिए चाइना के अगेंस्ट। जापान स्क्रैम्बल जेट्स अगेंस्ट चाइना। तो ये चार विषय जिन पे हम बात करें, और भी कुछ विषय है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान अफगानिस्तान का भी तो आएगा ही हिसाब किताब, सब पे बात करने वाले। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले मेरा निवेदन ये है कि आप ये जो हमारा चैनल है सुमित पीर अनफिल्टर्ड, इसको सब्सक्राइब करके रखिए। भारत विचार प्लस सब चैनल्स को सब्सक्राइब कर रखिए। देखिए अभी भारत विचार पे हम नहीं जा पा रहे, कुछ टेक्निकल कमियां हैं, इसलिए हम भारत विचार प्लस से ही काम चला रहे हैं एट सुमित पीर अनफिल्टर्ड पे। तो इसीलिए सब्सक्राइब करना जरूरी है, फिर कहीं से भी आप देखें। अगर आपने लाइक का बटन नहीं दबाया तो लाइक का बटन आपको अभी दबाना है, ताकि ये वीडियो वायरल जाए और हमारी आवाज दूर दूर तक पहुंचे। लाइक बहुत जरूरी है, बेल आइकन दबाना बहुत जरूरी है, और सब्सक्राइब करके कमेंट करना और करवाना बहुत जरूरी है। देश और धर्म का विचार है भारत विचार। हमारा मिशन है ये विचार हर घर, हर दिल, हर सनातनी तक पहुंचे, चाहे वो देश में विदेश में हो, दुनिया के किसी कोने में भी। उसके लिए संसाधनों की आवश्यकता है, उस संसाधनों के लिए आपका ही सहारा है, और हम ये अपेक्षा करते हैं कि आप हमें इसमें सहायता करेंगे। क्यूआर कोड, पेटीएम, पेपाल सब आपके सामने है। चलिए शुभारंभ करते हैं। देखिए ट्रंप साहब के कुछ तेवर बदल गए हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि नहीं जी, हम मुस्लिम ब्रदरहुड पे बैन करेंगे। मुस्लिम ब्रदरहुड पे पूरा नहीं, कुछ चैप्टर्स में मुस्लिम ब्रदरहुड के बैन करेंगे। अब आप बोलोगे यार ये ट्रंप को अचानक क्या हो गया, मुस्लिम ब्रदरहुड की याद क्यों हो गई? कल तक तो इसके बड़े घनिष्ठ मित्र थे, आज क्या हो गया? हुआ कुछ नहीं है। ट्रंप को लग रहा है कि मिडिल ईस्ट में सीधे खिसक रही है, मिडिल ईस्ट में उसके हाथ से कंट्रोल जा रहा है। अब पाकिस्तान अफगानिस्तान का सीज फायर तो गया ही, अब तेल लेने तो आपको पता ही होगा। मिडिल ईस्ट का सीज फायर भी लगभग गया है। तो अब ये थोड़ा मुस्लिम ब्रदरहुड पे शिकंजा कस रहा है। जब हम और आप मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हैं, कोई छोटा मोटा संगठन नहीं है, ये इन सब जहादियों संगठनों का मदरशिप है। इससे बड़ा जहादी संगठन अभी कोई है नहीं। बोलोगे इसका मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूँ। मुस्लिम ब्रदरहुड की शुरुआत हुई थी 1928 में, ऑलमोस्ट 100 साल हो गए। मुस्लिम ब्रदरहुड अभी 70 मुल्कों में है। आप बोलोगे सुमित भाई मुसलमान मुल्क तो 57 है, 70 की बात क्यों करें? भाई साहब लंदन में, यूरोप में, हर जगह ही है। यूरोप में उन्होंने अच्छे खासे हाथ पैर पसार रखे। मुस्लिम ब्रदरहुड का डायरेक्ट कार्डर 7 लाख लोग माने जाते हैं। हमास, हिजबुल्लाह, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, इनके सामने पानी भरते। हमास इस हिजबुल्लाह शायद 1.5 लाख लोग हैं, वो इसके सामने कुछ भी नहीं। मुस्लिम ब्रदरहुड के पास इनॉर्मस फंडिंग है। कोई फंडिंग का आइडिया नहीं है, कोई कहता मिलियन है, कोई कहता बिलियंस है। कितने भी अमाउंट की फंडिंग, इट कैन बी बिलियंस। इनकी चैरिटीज है, इनके एनजीओज हैं, इनके पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनके बिजनेसेस हैं, इनके रेंटल्स है, बहुत तरह का इनकम होता है। और ये माना जाता है लगभग हर मुसलमान परिवार और कंट्री से इनका महीने का चंदा आता है। तो ये कोई दिस नॉट पॉकेट चेंज, ये बड़ी संस्था है और बहुत ही खतरनाक संस्था है। मुस्लिम ब्रदरहुड का जन्म इजिप्ट से हुआ था। अब भी इजिप्ट में मुस्लिम ब्रदरहुड का अच्छा खासा वर्चस्व है। मुस्लिम ब्रदरहुड हैज नॉट लॉस्ट इजिप्ट एंड दे आर वेरी पावरफुल इन इजिप्ट येट। फतह अल सीसी बैठा होगा पर कमान उनके हाथ में है, मुस्लिम ब्रदरहुड के हाथ में। और अगर आप हमेशा गाजा की बात करते थे, तो गाजा के परिप्रेक्ष्य में सबसे इंपॉर्टेंट थी रफा टनल्स। रफा टनल्स कहाँ जाती? रफा क्रॉसिंग से टनल जाती थी इजिप्ट, और इजिप्ट से पूरा इस्लामिक साम्राज्य खुल जाता था। इजिप्ट में कौन बैठा है? मुस्लिम ब्रदरहुड। अब भी सबसे पावरफुल संगठन जो है मुस्लिम ब्रदरहुड का, वो इजिप्ट में। अब आप बोलोगे इजिप्ट ने, सऊदी ने, यूएई ने तो इनको बैन किया। हम बैन तो कुछ मुसलमान कंट्रियों ने किया है, और उनके क्या बैन करने से क्या होता है? ऐसा मल्टी हेडेड हाइड्रा। जैसे पीएफआई था, उसके कई सारे पॉलिटिकल पार्टी भी थी, एनजीओ भी था, चैरिटेबल ट्रस्ट भी था। वैसे ही उन्होंने अपना ऐसा जाल बना रखा, किसको किसको कहां तक बैन करोगे। इसलिए ट्रंप ने अपने स्कॉट बेसेंट और मार्को रूबियो से कहा कि इसको स्टडी करो और इसके कुछ चैप्टर्स को बैन करो। इसमें ट्रंप की हिपोक्रेसी में उसमें आ रहा हूं, बट ये है मुस्लिम ब्रदरहुड फॉर यू। मुस्लिम ब्रदरहुड ने हमास, हिजबुल्लाह और इस्लामिक जिहाद के साथ मिलकर
उनके मिलिट्री विंग ने पूरे इसराइल पर रॉकेट बरसाए थे। इनका मिलिट्री विंग भी है, उन्होंने पूरे रॉकेट बरसाए थे। और इसराइल को पता है कि मुस्लिम ब्रदरहुड इस पूरा सक्रिय, और आज कहीं ना कहीं इजिप्ट की पूरी जो है वहां सांठ गांठ वो इनके हाथ में। तो मुस्लिम ब्रदरहुड एक डेंजरस संस्था है, इसराइल जानता, पर इसराइल के बस की बाहर नहीं, बात है ये। अब जब ये तीनों कंट्रियों में एक्टिवेट हो गया, जॉर्डन में, सीरिया में और इजिप्ट में। जॉर्डन के भी किंग अब्दुल्ला साहब मोहम्मद ये मुल्ला मुनीर के साइड में बैठे थे और मुल्ला मुनीर गाड़ी चला रहा था। तो समझिए जॉर्डन में एक बड़ा परिवर्तन आ गया है। जॉर्डन इज ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान। पहले जॉर्डन ये कभी नहीं करता था। सीरिया में जुलानी बैठा, जो खुद आतंकवादी, जिसने बेहेडिंग कर रखी, उस पर ट्रंप का आशीर्वाद है, उस पर मोहम्मद बिन सलमान के पैसे लगे, और वो पुतिन के भी जूते चाट रहा है। पर सनाई पेनिनसुला के आगे बफर जोन जो है उसमें बैठा है इसराइल, और इसराइल की तोपों के लिए दमस्कस 20 मिनट दूर है। यहाँ कैंप डेविड अकॉर्ड जो इजिप्ट के साथ है, ये लगभग खत्म हो चुका है। कालसो पे जिंदा है, बट अकॉर्ड इज ओवर प्रैक्टिकली। तो आप याद कीजिए, इजिप्ट ने पीछे, मैंने आपको बोला था, उन्होंने चाइनीज HQ-9 लिए, उन्होंने पहली बार अमेरिकन मिसाइल नहीं लिए। और इजिप्ट और जॉर्डन के बारे में हकीकत ये है कि उनका बजट, अगर वो कंट्रियां अभी भी कैश पॉजिटिव है, उनका बजट चलता है, वो अमेरिकन पैसे से चलता है। आई थिंक अराउंड 2 से 3 बिलियन डॉलर इजिप्ट को मिलते हैं, 2 से 3 बिलियन डॉलर जॉर्डन को अमेरिका हर साल देता है। जॉर्डन का 6% ऑफ द रेवेन्यू अमेरिकन उस खैरात से आता है, जो फैक्ट है। नहीं तो उनका बजट विल सिंक एवरी ईयर बाय 6%। तो अमेरिका का लिवर तो वहां है, पर अब जो ये खुला आतंक का ना खेल हो रहा, और जो कल हिजबुल्लाह का ताता भाई मारा गया, हाशिम अली ताता भाई, तो इन्होंने कहा जी हम बदला लेंगे और हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। जो आईडीएफ पूरे सतर्क पे है, बेंजामिन नेतन्याहू पूरे तैयार है। बट एक बड़ा इन्वेजन क्या हिजबुल्लाह से हो सकता है? बिल्कुल, कभी भी हो सकता है। और कहीं ना कहीं अब हिजबुल्लाह, हमास और मुस्लिम ब्रदरहुड का नेक्सस बनता नजर आ रहा था। इसमें एक और एंगल है, पीएमके है आपके इराक में। पीएमके ने पीछे अमेरिका को बोला भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम निकलो यहाँ से, या आईसिस तो रहा नहीं, आईसिस नहीं रहा तो अमेरिका की यहाँ क्या जरूरत है। और ये वक्त की बात है जिसने अमेरिका इराक से निकला। अभी आप बोल सकते हो कि आईसिस नहीं है, पर आईसिस को आने में टाइम नहीं लगेगा। आईसिस विल बी बैक, एंड बैक विद अ बैंक। ये अमेरिकन भी जानते, हम भी जानते, आप भी जानते। तो यहां पूरे मिडिल ईस्ट में स्थिति खराब है। अब ट्रंप को शायद फतह अल सीसी ने कहा, और जॉर्डन ने कहा जी ये हमारे हाथ नहीं आ रहे, ये हमास हिजबुल्लाह के डायरेक्ट कंट्रोल में। और हमास हिजबुल्लाह को आजकल कंट्रोल करता है कतर, और फिर करता है ईरान डायरेक्टली। और कहीं ना कहीं तुर्किया का संरक्षण इनको मिला हुआ। तुर्किया फिर भी यूरोप में आता है, यहाँ कतर, और यहाँ पे ईरान इनको डायरेक्ट कंट्रोल करता है। और मैंने आपको ये भी बोला था, हाशिम ताता भाई को कल मारा गया, उस पर कोई मुसलमान कंट्री आक्रोश नहीं व्यक्त करेंगे, बिकॉज ये शिया है। शिया का मरना इज ओके, सुन्नी नहीं मरना चाहिए। तो ये भी आपने देख ही लिया। अब ये जो सारा सिस्टम चल रहा था, तो ट्रंप ने बोला कि भाई इसका स्टडी करो, 45 दिन का टाइम है तुम्हारे पास, स्कॉट बेसेंट और मार्को रूबियो, मुझे रिपोर्ट दो, मैं इस पर प्रतिबंध लगाऊंगा। ट्रंप ने पहली टर्म में भी प्रतिबंध लगाने की कोशिश की, पर हुआ नहीं। अब मुस्लिम ब्रदरहुड को छेड़ने का मतलब बहुत बड़ा पंगा लेना, और ये संस्था बहुत बड़ी है और हर कंट्री में इसकी जड़ें हैं। और मैं आपको ट्रंप की हिपोक्रेसी आपको एक्सपोज करूंगा। जो ट्रंप कहता है कितना बकवास करता है और कितना झूठ बोलता है। अगर ट्रंप को कोई एक्शन लेना था तो डायरेक्ट एक्शन लो, क्या प्रॉब्लम है? अब आपको पता मुस्लिम ब्रदरहुड का ऑफिस कहाँ पे? जरा कोई बताएगा चेक ऑडियंस में से, वेयर डू यू थिंक द मुस्लिम ब्रदरहुड का ऑफिस का? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया, जॉर्डन, वेयर इज द ऑफिस ऑफ मुस्लिम ब्रदरहुड? बताइए, मुस्लिम ब्रदरहुड का ऑफिस कहाँ है? आप बताइए यार, गूगल मत करना, वैसे ही बता दो अगर किसी को पता है। वेयर इज द ऑफिस ऑफ मुस्लिम ब्रदरहुड? आप बताइए, आप तो बड़े ज्ञानी लोग हैं, बताइए सर, बताइए कहाँ मुस्लिम ब्रदरहुड का ऑफिस? शुड आई वेट या आगे चलो? चलिए वेट करता हूं 2 मिनट। मुस्लिम ब्रदरहुड का ऑफिस कहाँ है? यूएसए, न्यूयॉर्क, कतर, कतर, इजिप्ट। क्या बात है यार, आज हमारी टीम थोड़ा कमजोर पड़ रही है। कतर, तुर्किया नहीं, कतर नहीं, कतर, इजिप्ट।
चलिए, मुझे लगता है आज हमारी टीम थोड़ी कमजोर पड़ रही है। कैलिफोर्निया विद ममदानी ममदानी के घर में तो नहीं है, नहीं है, ममदानी के घर में नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, मुस्लिम ब्रदरहुड का ऑफिस, मुस्लिम ब्रदरहुड इज हेडेड बाय सलेह अब्दुल हक। सलेह अब्दुल हक की उम्र इस 80 और 81 ईयर्स के बीच में, ही इज क्वाइट ओल्ड एंड ही रन्स अ ट्रस्ट, और इस ट्रस्ट का ऑफिस लंदन में है। जी हाँ, इस ट्रस्ट का ऑफिस लंदन में, आपने ठीक सुना, दे आर रनिंग एंड ऑपरेटिंग आउट ऑफ लंदन, खुलेआम। अफगानिस्तान में, टोरा बोरा में, जॉर्डन में, सऊदी में, कतर में, कहीं नहीं, लंदन में है, खुलेआम चला रहे। और जो ये आपकी लंदन की सरकार कभी इस्लामिस्ट मुंह बनती, कभी जो साजिद खान, सादिक या साजिद खान जो भी, वो पाकिस्तानी है, जो मेयर बनता, ममदानी यहाँ मेयर बनता, मैंने आपको क्या बोला, इनके पीछे बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगते हैं। Muslim Brotherhood का रेवेन्यू कैन बी इवन इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स, नोबडी हैज इवन एन आइडिया व्हाट दैट कितना है। इट इज नेवर बीन क्वेश्चन। इनका सपोर्ट बेस इतना बड़ा, इतने पैसे इनके पास। और पीएफआई जो हम अमित शाह जी ने खत्म किया था, जिसका अमित शाह जी का बहुत धन्यवाद, पीएफआई बनाई था मुस्लिम ब्रदरहुड के पैटर्न पे, पीएफआई वाज मेड इन दैट पैटर्न। इनका सिस्टम बहुत बड़ा है। और आपको क्या लगता है, सादिक खान, ममदानी ऐसे बन जाते हैं? मैंने आपको बताया था, ये मुस्लिम ब्रदरहुड का प्लान था 1991 में, उन्होंने कहा था। I told you that 1991 में they announced their plan, और देखिए आज 2025 में वो क्रियान्वित हो गया। तो ये है मुस्लिम ब्रदरहुड। अगर डोनाल्ड ट्रंप आपको जाके व्हाट यू कॉल छापाई मारना, तो लंदन केयर स्टामर को फोन करो, वो लंदन का दफ्तर बंद कराए, उठाए इस सलेह अब्दुल हक को, नहीं उठा रहे। और क्या लगता है आपको, सलेह अब्दुल हक के हर इस्लामिक कंट्री में संबंध नहीं है? 70 कंट्रियों में ब्रांचेस है इनकी, 57 मुसलमान मुल्क है, बाकी यूरोप में इनका सॉलिड प्रेजेंस है। यूरोप में हमास का भी प्रेजेंट हो रहा है, यूरोप में मुझे लगता है हर चीज का प्रेजेंस अब यूरोप में हो रहा है, क्योंकि यूरोप बिल्कुल इज अ डाइंग गोल्ड मैन, सॉरी टू से दैट, बट दिस इज व्हाट द रियलिटी इज। ये एक बहुत विस्फोटक परिस्थिति, और ट्रंप भी गेम खेल रहा है। ट्रंप कह रहा मैं तुम्हें 45 दिन का टाइम देता हूँ। 45 दिन का टाइम सिर्फ मुस्लिम ब्रदरहुड को और उनके जो समर्थक है उनको एक मैसेज दिया जाना, वी विल क्रैक अप, और इससे कहीं ना कहीं सऊदी अरबिया को खुश करना और ईरान को थोड़ा और टाइट करना है कि भाई अगर तो मुस्लिम ब्रदरहुड की मदद से कुछ करेगा तो नहीं कर पाएगा। और आतंकवाद करने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसे नहीं चाहिए होते, उतने पैसे मुस्लिम ब्रदरहुड के पास कभी भी है। यहाँ भी उनका आउटपुट था पीएफआई, जो अमित शाह जी ने बंद करा दिया। तो दैट इज मुस्लिम ब्रदरहुड फॉर यू, एंड दैट इज ट्रंप का क्रैकडाउन ऑन मुस्लिम ब्रदरहुड। ये आप समझ गए? पर इसमें भी राजनीति है। ट्रंप चाहता तो पूरा क्रैकडाउन करके इनकी दुकान बंद करा सकता था, जो उसने नहीं कराई। 45 दिन का टाइम इज अ नेगोशिएशन विंडो। यार लास्ट टर्म में तुमने बोला आई वांट टू क्रैक डाउन मुस्लिम ब्रदरहुड, दुनिया को पता मुस्लिम ब्रदरहुड क्या है। व्हाट द हेल यू वांट टू फाइंड आउट? गो एंड आस्क कियर स्टारमर टू क्लोज देयर ऑफिस इन लंदन। लंदन में ऑफिस है बाकायदा, बंद करा दो। कोई टोरा बोरा में थोड़ी ना जुड़ने जाना कि यार गुफा में छुपे हैं। इट इज ऑल हिपोक्रेसी, ये गिव एंड टेक है। ट्रंप अपने सट्टे बिठा रहा है कि मुझे क्या मिलेगा क्या जाएगा। ये मुस्लिम ब्रदरहुड की कहानी है, क्योंकि मुस्लिम ब्रदरहुड अभी जॉर्डन, इजिप्ट और सीरिया में एक्टिवेट हो गया, और इसके पीस प्रोसेस को धजिया उड़ा रहा है। इसीलिए वो उनको थोड़ा हड़का रहा, भाई मैं तुम्हें बैन कर दूंगा। करेगा कुछ नहीं, यू जस्ट लेट इट गो एंड ही इज नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग अराउंड इट। अल्टीमेटली वही करेगा जो मोहम्मद बिन सलमान चाहेगा। हाँ, अगर मुस्लिम ब्रदरहुड के पास, जराल्ड कुशनर के पास ज्यादा पैसा पहुंचाने का तरीका हुआ, या विटकॉफ को वो किसी के थ्रू ज्यादा पैसे पहुंचा सकते हैं, देन इट्स ऑल ओवर। सॉरी, इफ दे कैन पे सम 10-20 बिलियन डॉलर्स, गेम ओवर। एक साल का लीज ऑफ लाइन मिल जाएगा। कुछ नहीं करेगा अमेरिका, कुछ भी नहीं करेगा अमेरिका, आपको बताता हूं। दिस इज द रियल गेम। अब चलते हैं हमारा दूसरे इंपॉर्टेंट इशू पे। बेंजामिन नेतन्याहू डिलेज इंडियन ट्रिप, पाक लिंक। देखिए, पहले मैं आपको अपडेट बता दूं, बेंजामिन नेतन्याहू ने इंडिया का ट्रिप डिले किया। उनको दिसंबर के फर्स्ट वीक में ऐसा माना जा रहा था आना है, क्योंकि अभी उनकी डेट अनाउंस नहीं हुई थी। हमेशा बेंजामिन नेतन्याहू की डेट अनाउंस नहीं होती ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। बहुत बाद में वो डेट अनाउंस करते। पुतिन साहब यहाँ 5 और 6 दिसंबर को होंगे। तो अब आप बताओगे इसमें पाक कनेक्शन क्या है? देखिए, पहले इजराइल के मीडिया से खबर आई बेंजामिन नेतन्याहू ने अपना ट्रिप डिले कर दिया, क्योंकि उन्हें लग रहा कि इंडिया में सुरक्षा ठीक नहीं है। इजराइल के एजेंसियों को, जब भी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को कहीं जाना होता है, शिन बेट और मोसाड टेक अ कॉल कि वहां जाना ठीक है नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा। और अगर किसी भी कैपिटल में एक बड़ा धमाका, एक बड़ी टेररिस्ट एक्टिविटी हो गई, तो शिन बेट और मोसाड का प्रोटोकॉल है 45 दिन तक वहां इजराइल का प्राइम मिनिस्टर नहीं जाता।
ये उनका एक प्रोटोकॉल है, एक सेट स्टैंडर्ड है, ये अभी सेट नहीं किया। आप जानते हो बेंजामिन नेतन्याहू इज वन ऑफ द मोस्ट हंटेड पर्सन इन द वर्ल्ड, और उसके दुश्मन लगभग लगभग 57 में से 56 मुल्क तो होंगी, 55 तो पकड़ ही लो, एक दो को भी मैं एक्सेप्शन मान रहा हूँ, दिल तो नहीं मानता पर मैं एक्सेप्शन मान रहा हूँ। तो ये कहानी है, एक तो एक्सीडेंट ब्लास्ट हुआ। दूसरी बात जो मैं आपको शुरू से कह रहा था, दिल्ली ब्लास्ट के तार मिडल ईस्ट से जुड़े, इसमें मिडल ईस्ट से पैसा आया। देखो बेंजामिन नेतन्याहू का सबसे बड़ा दुश्मन कहाँ बैठता है? मिडल ईस्ट में। सबसे ज्यादा रंजिश किसके साथ है? मिडल ईस्ट के साथ। तो मिडल ईस्ट के साथ इसके तार जुड़े, और अभी हम वी हैव नॉट रीच्ड टू द डेप्थ्स ऑफ इट, वी आर स्टिल स्क्रैचिंग ऑन द सरफेस एंड वी आर गेटिंग देयर। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत जबरदस्त काम करें, विल रीच एंड विल बस्ट द रैकेट, बट अभी हम वहां पहुंचे नहीं है। तो इसीलिए उन्हें लगता है कि भाई कहाँ कहाँ के क्या क्या तार जुड़े हैं। शिनबिट मोसाड को भी इस पे इंटेल होगा, और इसमें मिडिल ईस्टर्न हैंड, मिडिल ईस्टर्न पैसा जरूर है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तीसरी बात याद कीजिए कि 8 साल पहले एक इजराइल डिप्लोमेट के गाड़ी में दिल्ली में एक स्टिकी बॉम्ब लगाया गया था, हमारा .5 भी उसमें शामिल था, और वो ईरान ने करवाया था, और वो गाड़ी ब्लास्ट हुई थी। उनकी जो लेडी एम्बेसडर थी, मतलब उनकी जो धर्म पत्नी थी, उनको काफी चोट पुटाई, बट दे ऑल सर्वाइव्ड। तब भारत ने ईरान को थोड़ा उसके नट बोल्ट टाइट किया, तो बोला खबरदार भारत की जमीन पे एक काम किया वरना उल्टा टांग देंगे। तब से ये थोड़े बहुत सुधर गए, पर क्या ये खत्म हो गए? नहीं हो गए। तो कुछ या तो हमारे रडार में आया, कुछ उनके रडार में आया, कुछ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होती है। जैसे अभी मोदी जी इजिप्ट नहीं गए, तो वन ऑफ द रीजंस आई एम नॉट गोइंग टू इजिप्ट वाज सिक्योरिटी, बिकॉज वी आर नॉट हैप्पी विद द सिक्योरिटी ऑफ इजिप्ट एंड द थ्रेट परसेप्शन वाज हाई। मोदी जी एक बार तुर्किया गए थे, G20 का समिट था, तो तब हमारे 1000 एसपीजी के लोग गए थे और सिक्योरिटी फोर्सेस के, फिर MI6 मोसाड और KGB का कवर भी लिया गया था। वी हैड 4 लेयर प्रोटेक्शन फ्रॉम मोदी जी इन इस्तांबुल, क्योंकि आईसिस आपके दरवाजे पे था। मतलब ठीक है, बड़े नेता है तो उनकी सिक्योरिटी का भी वैसा ध्यान रखना पड़ता है। तो इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ एनीथिंग, इट्स द सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स ऑफ अ कंट्री व्हेन दे टेक अ कॉल। पर इस ब्लास्ट के कनेक्शन आप देखिए पाकिस्तान से तो जुड़ ही रहे हैं, और पाकिस्तान आजकल सऊदियों का दोस्त है, पाकिस्तान ईरान का भी दोस्त है, पाकिस्तान हर जिहादी संगठन को सामान देता है, पाकिस्तान हर जिहादी संगठन का समर्थन करता है। तो अब ये हमास हो, हिजबुल्ला हो, ये हमास वालों को किसने ट्रेन किया? हमास वालों को पाकिस्तानियों ने ट्रेन किया। हिजबुल्ला से इनका इतना कनेक्शन ही हमास के साथ तो है। तो हमास हो, हिजबुल्ला हो, इन सब का कहीं ना कहीं तार पाकिस्तान से जुड़ता है, पाकिस्तानों के जनरलों से जुड़ता है। तो ऐसे में जब पाकिस्तान का लिंक जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा और आया है, और कहिए ना कहिए दिल्ली में ब्लास्ट करना एक बड़ी बात है जो उन्होंने करके दिखाया है, तो इजराइल की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें लगा यार इज दिस द राइट टाइम टू गो। तो उन्होंने बोला जी हम थोड़ा डिले कर रहे हैं। वैसे तीसरी बार डिले हुआ, पहले सितंबर में आना था, फिर बीच में आना था। सितंबर में कुछ इश्यूज इजराइल में चल रहे थे, अभी भी इशू चल रहे। तताबाई की मौत के बाद तो काफी बड़ा हमला होने की आशंका है, बट खैर वो चल ही रहा है एंड इजराइल विल हैंडल इट। तो जब ये खबर बाहर निकली, बिकॉज मोस्टली अ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, इसमें और कुछ ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है भारत सक्षम नहीं है बेंजामिन नेतन्याहू को प्रोटेक्ट करने के लिए। हम तो सनातनी है, कबूतर के लिए जान दे देते, प्राण जाए पर वचन न जाए, और किसी की बाप की औकात नहीं बेंजामिन नेतन्याहू को हाथ भी लगाए भारत में, ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ। बट अभी जो नाम आए थे दिल्ली ब्लास्ट में, 7 मुसलमान कंट्रियों के नाम तो आ गए। अब ये आप टेरर या जहाद या इस्लामिक जहाद के परिप्रेक्ष्य से मत देखिए इसको, इसमें देखिए कितने इस्लामिक कंट्री हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, मलेशिया, दुबई, अफगानिस्तान, मॉरिशियस, सॉरी मलेशिया, तुर्किया। तो कहीं ना कहीं जब इतने लोगों के हाथ नाम आते हैं तो वे डू द प्रोज एंड कॉन्स, कि क्या भाई ये ठीक है, नहीं ठीक है, जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, इन सब का आकलन होता है। तो इन सब का आकलन हुआ तो उन्होंने बोला नहीं साहब फिलहाल बेंजामिन नेतन्याहू नहीं आएंगे। पर फिर शाम तक उनका क्लैरिफिकेशन आ गया, बोला कि भाई मेरी टीम इज वर्किंग विद इंडियन गवर्नमेंट एंड वी ट्रस्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी हु इज माय फ्रेंड एंड इंडियन सिक्योरिटी। तो अब नई डेट वर्कआउट की जा रही है, नई वर्क डेट जैसे कुछ दिनों में वर्कआउट होगी तो नेतन्याहू सब आ रहे हैं। एक और एंगल है इसमें, देखिए जो ब्लास्ट हुए, अब भी हमें करीब 25-26 गाड़ियां कहाँ गई हमें नहीं पता, अभी भी कितने मॉड्यूल और एक्टिव है हमें नहीं पता, और अभी जो 2800 किलो RDX था या एक्सप्लोसिव मटेरियल था, 2900 किलो टोटल बराबर, 100 200 किलो
दिल्ली में लग गया, सिटियों में 200-400-600 किलो और लग गया, तो बाकी 2000 किलो का करना क्या था? मैंने तब भी काफी टीवी चैनल्स पे बोला, सोचिए 5 और 6 तारीख को व्लादिमीर पुतिन या बड़े बड़े डील्स एमओयू सब साइन होने, और 6 तारीख को ही बाबरी मस्जिद का बदला लेना है। इमेजिन अ सीरीज ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट इन इंडिया व्हेन पुतिन इज ऑन इंडियन सॉइल। आपको पता है कितनी बड़ी खबर बनती? तो इट वाज मेड टू काइंड ऑफ कोइंसाइड विद पुतिन्स विजिट, और हो सकता है इस मेगा प्लान में या इस बड़े प्लान में बेंजामिन नेतन्याहू को होके लेके भी कुछ प्लानिंग हो रही, पता नहीं, हो सकता है। शायद उनको कुछ हवा लग गई इजरायलियों को, या हमने बता दिया, हमारी इंटेलिजेंस ने ले लिया, उनको कन्वे कर दिया, एंड इसीलिए ही डिले। बट ही सेड ही विल कम। और पर मेरा जो असेसमेंट है वो 45 दिन के बाद ही आएंगे। अभी ये हो गया 9 नवंबर, तो 20-25 नवंबर के बाद ही आएंगे अगर उनको आना होगा। दैट विल बी द डेट, या सॉरी, या अभी क्या हुआ, 10 नवंबर को ब्लास्ट हुआ ना, सॉरी 20-25 दिसंबर के आसपास, क्रिसमस के आसपास ही आएंगे, क्योंकि इनका एक प्रोटोकॉल है, क्योंकि इसमें मिडिल ईस्टर्न हाथ है, इसमें पाकिस्तानी कनेक्शन है, इसमें बांग्लादेश, 7 मुसलमान मुल्कों के नाम होंगे। आई डोंट थिंक बेंजामिन नेतन्याहू वुड वांट टू रिस्क हिज सिक्योरिटी, बिकॉज उसके लोग नहीं मानेंगे। ऐसा नहीं भारत प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, भारत खून क्या जान देगी भी प्रोटेक्ट करेगा, बट कैन हिज मैन एग्री टू दैट? दैट इज अ क्वेश्चन। बट उन्होंने अब खुद ही ट्वीट कर दिया, जी मुझे भारत पे पूरा भरोसा, भारत की सिक्योरिटी पे पूरा भरोसा है, एंड लेट्स नॉट फॉरगेट ही इज अ हाईली हंटेड मैन। तो ऐसी बात नहीं, उनके दुश्मन कोई नहीं, उनके दुश्मन बहुत हैं, और वो उनका बुरा किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो साहब ये रहा हमारा पाकिस्तान का लिंक, डिले, बेंजामिन नेतन्याहू डिलेज इन लेटर, पाकिस्तान लिंक। और पाकिस्तान यानी कि आप मान के चलिए पाकिस्तान और बांग्लादेश और तुर्किया का नाम आ गया, वहां मुस्लिम ब्रदरहुड, वहां हिजबुल्लाह, वहां हमास, तो इनका पूरा एक नेटवर्क सामने आता है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्किया, मलेशिया, मालदीव्स, ठीक है जी, और कौन था भाई? मालदीव्स के बाद कौन था? अफगानिस्तान, दुबई, ठीक है, यहाँ से तुर्किया, यहाँ से हमास, हिजबुल्लाह, इस्लामिक जिहाद, और ये आपका मुस्लिम ब्रदरहुड, और ये आपका इजिप्ट, और ये आपका सीरिया। मतलब ये पूरा नेटवर्क है, ये पूरा एक ग्लोबल इकोसिस्टम ऑफ जिहाद है। और जब ऐसी अप्रिय घटना हो जाए और थोड़ा अनकंट्रोलेबल हो जाए, कोई भी सचेत होगा, कोई भी सिक्योरिटी को लेकर चीज, इसमें कोई डाउट और एस्पर्शंस कास्ट करने की बात नहीं है। दे आर जस्ट बीइंग कॉशियस, and that is what is it. But they have said you fully trust India and Indian security will come back. Thank you very much for that, and that is what we expect from a friend. और मैं, जितनी मेरी औकात है, छोटी सी है, मैं एश्योरिटी दिला सकता हूँ आपको, यहाँ कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो बेंजामिन नेतन्याहू को हाथ लगा, वो दिन कभी नहीं आएगा। तो वो हमारे मेहमान है, मेहमान हमारा जो होता है जान से प्यारा होता है। ये सनातनियों की सभ्यता है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। तो ये मैंने आपको समझाया, ये पाकिस्तान लिंक क्या था। अब चलते हैं यूक्रेन की डील में ट्विस्ट क्या है। देखिए यूक्रेन की डील, पहली बात आप जानते हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान में सीज फायर वायलेट हुआ फॉर्मली। पाकिस्तान ने जाके 10 लोग मार दिया अफगानिस्तान में। पाकिस्तान अभी डिनाई करा, जी मैंने किसी को नहीं मारा। ये जो आपके अफगानी है, ये कह रहे हमें पता तुमने आके मारा, और हम तुम्हें इसका बदला लेंगे, और जब सही मौकों को हम तुम्हें तबियत से ठोकेंगे। मेरा असेसमेंट है कि पाकिस्तान की मिलिट्री पे हमला होने वाला हफ्ते 2 हफ्ते में, और एक भयंकर हमला होने वाला, और काफी कैजुअलिटीज पाकिस्तान की मिलिट्री की होंगी, उसमें कोई डाउट नहीं है, ये आप मान के चलिए। तो ये तो आपका होना ही होना है। और उसके बाद एक इसमें नया एक एंगल आता है पाकिस्तान अफगानिस्तान में कि सीज फायर खत्म, क्योंकि सीज फायर के बाद ये सबसे बड़ा वायलेशन हुआ, और इस वायलेशन के बाद सीज फायर खत्म। ठीक है, ये तो हम मानते हैं, सीज फायर खत्म हुआ, वायलेशन हुआ, कहानी ओवर हुई। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट अध्याय पे। जब वायलेशन हुआ, सीज फायर खत्म हुआ, या मिडल ईस्ट का सीज फायर हिल रहा, अब ट्रंप को अपनी साख बचाने के लिए किसी भी तरीके से एक यूक्रेन रशिया का सीज फायर कराना, वो एक 28 पॉइंट का एजेंडा लेके गए। स्विट्जरलैंड में मीटिंग हुई, मार्को रूबियो गए, वो विटकॉफ दलाल गया, और यूरोपियन आए थे, फ्रांस, यूके, जर्मनी, और यहाँ से ज़ेलेंस्की का चीफ ऑफ स्टाफ वगैरह आया था।
तो उन्होंने कहा जी वी हैव अचीव्ड सम माइलस्टोन्स, कुछ चीजें ड्रॉप कर ली गई, जिसमें यूक्रेन की आर्मी का साइज रेस्ट्रिक्ट करना था, 28 पॉइंट का एजेंडा था, कुछ पॉइंट ड्रॉप कर लिए, और जो वॉर क्रिमिनल्स है, जो वॉर में हेरा फेरी, उस सबको माफ किया जाएगा, ये भी ड्रॉप कर लिया गया। तो अभी यूनाइटेड स्टेट्स की एक डेलीगेशन की अबू धाबी में रशियन एक डेलीगेशन से मीटिंग हो रही है, कोई बड़ा नेता नहीं, बता हो रही है। अभी भी यूरोपियन नेशंस और यूरोप और अमेरिका के बीच प्रपोजल फंसा पड़ा। ट्रंप ने कहा जी प्रपोजल सारा हो गया, सब कुछ हो गया, बस थोड़ा डॉट्स और बिंदु की बात है, वी आर ऑल डन, और अब हम जल्दी ये प्रपोजल रशियंस के पास लेके जाएंगे, और यूरोपियन भी मान गए। जबकि जर्मनी के जो चांसलर है मर्क्स, उन्होंने कहा यूरोप की टेरिटोरियल यूक्रेन की टेरिटोरियल सॉवरेनिटी पे 1% कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये उनका स्टैंड था। अब ज़ेलेंस्की से पूछा भाई साहब आपने क्या किया? ज़ेलेंस्की कह रहा कि ट्रंप का बहुत आदर सम्मान, उन्होंने बड़ी कोशिश की, बट ये प्रपोजल अभी फाइनल नहीं है, हम इसमें संशोधन करेंगे। तो बोला क्या आपको प्रपोजल मान नहीं करा? नहीं, यूक्रेन की सॉवरेनिटी और यूक्रेन की फ्यूचर सिक्योरिटी तो इसमें एड्रेस ही नहीं है। तो भाई बाय द वर्च्यू ऑफ दैट ये प्रपोजल तो हम मान ही नहीं सकते ना, क्योंकि यूक्रेन को पता है जिस दिन वो प्रपोजल मानेगा अगले दिन नौकरी खत्म और $140 बिलियन का हिसाब होंगे, कहाँ गए? कह रहे ये तो हमें मंजूर ही नहीं है। बाकी ट्रंप का धन्यवाद, यूरोप का धन्यवाद, उसका धन्यवाद। यही टोन मर्क से भी आया, यही टोन दब्बे लफ्जों में केयर स्टार्मर और मैक्रॉन से भी, और यही टोन अब ज़ेलेंस्की से भी आ रहा है। अमेरिकन कह रहे हैं प्रपोजल सब ठीक है, बढ़िया हो गया, बस साइन करने की देर है। वो कह रहे नहीं जी अभी तो प्रपोजल फाइनल ही नहीं हुआ। जब ये प्रपोजल फाइनल होगा फिर ये रशिया के पास जाएगा, फिर रशिया अपने संशोधन मानेगा, फिर चीजें बताएगा, रशिया छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा। और पुतिन ने इतने में दबादब यूक्रेन का टेरिटरी कैप्चर करनी शुरू कर दी है और टेरिटरी कैप्चर कर रहा है। तो ये जो ट्विस्ट आया प्रपोजल में, वेर अमेरिका, यूरोप और ज़ेलेंस्की एक बात बोल रहा, ट्रंप एक बात बोल रहा, अभी पुतिन गेम में है ही नहीं। अब आप सोचिए, जिसकी शादी हो रही हो, दूल्हे का पता नहीं, बारात कर और बैंड बाजा, बारात बुक हो गई, और ये मेहंदी रात का मेन्यू भी सेट हो गया। ठीक है, शगुन की रस्म के लिए पंडित जी को भी फोन कर लिया, पर दूल्हा कहाँ है? दूल्हा तो पुतिन है, वो तो दबा के यूक्रेन को ठोक रहा है, और यूक्रेन के पावर ग्रिड को इतना ठोक रहा है, और उनकी रेलवे लाइंस को, ताकि यूक्रेन जो है ये चौपट हो जाए। तो ये आपके ज़ेलेंस्की का हिसाब किताब चल रहा है। तो यहाँ पे वो और परेशान कर रहा है, भाई ये तो मामला हो गया खराब, अब क्या करें? तो अब देखते हैं कि इसमें नया क्या ट्विस्ट आता, क्या टर्न आते हैं। कभी ट्रम्प तोला, कभी माशा, कभी दाएं कभी बाएं। ये था सर हमारा यूक्रेन डील ट्विस्ट। अब आते हैं जापान स्क्रैम्बल जेट्स। जापान और चाइना का गतिरोध बढ़ गया है। जापान और चाइना में जो आपसी मतभेद है वो भी बढ़ गया है, और कहीं ना कहीं अभी एक मिलिट्री कॉन्फ्रंट्रेशन में बनता नजर आ रहा है, क्योंकि चाइना कैन नॉट फैथम द थॉट कि जापान हमें सींग दिखा रहा है, छोटा सा जापान हमें डरा रहा है। उसने कहा जी जापान की जो नई प्रधानमंत्री वो मिलिट्री एक्शन को डरा रही है क्रॉस द लाइन, कि तुम बोल भी नहीं सकते, तुम चाइना को कुछ कह नहीं सकते, अगर बोलोगे तो चाइना भाई छोड़ देगा तुम्हें, ये उनका कहना है। अब हुआ क्या, ये सब कहानियां चल रही थी, फिलीपींस ने भी चाइना को थोड़ा हाथ पैर दिखाने शुरू कर दिए। अब यनागुनी आइलैंड्स है जापान और फिलीपींस के, जापान और ताइवान के बीच। यहां से ताइवान का डिस्टेंस करीब यनागुनी आइलैंड से करीब 110 किलोमीटर है मात्र। यनागुनी आइलैंड्स पे जापान जो है वो कहता मैं अपने डिजाइल्स और सैम्स और ये सब डिप्लॉय करूंगा टू प्रोटेक्ट जापान। और जापान की प्रधानमंत्री कह चुकी विल गो न्यूक्लियर इफ इट इज रिक्वायर्ड। जापान 2-3 साल में न्यूक्लियर बम बना सकता है, ऑल द टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड, हम न्यूक्लियर जाएंगे। जब ये प्रकरण हो रहा है तो चाइना ने क्या किया, चाइना ने कहा अपने रेड लाइन क्रॉस कर दी, यूनिफिकेशन होना ही होना है। चाइना कह रहा जी मैंने ट्रम्प से बात कर ली, ट्रम्प ने तो बोल दिया सब होगा। ट्रम्प कहता मुझे कुछ पता ही नहीं, भाई हमारे साथ बात हुई पर ये ताइवान वाली बात नहीं। ताइवान वाले कह रहा ओवर अवर डेड बॉडीज, कि जीते जीते जी तो तुम्हें ताइवान मिलेगा नहीं, और हमारा कोई मैंडेट नहीं तुम्हारे साथ आने को। शी जिनपिंग कह रहा तो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें ऐश करूंगा। कह रहा क्या ऐश करूंगा? कह रहा चाइना के रूल तुम्हारे लगा दूंगा, एवरीथिंग स्टेट वोंट, बीबी भी तुम्हारी बीबी नहीं, यू आर नथिंग, यू आर जस्ट स्लेव्स ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये प्रकरण चलता रहा। तो ये रस्साकशी में अब चाइना की तो लग गई, चाइना को लगा छोटा सा जापान हमें भड़का रहा,
उसने पुतिन को, ट्रंप को फोन लगा कर, यार 80 साल पहले हम इनसे लड़े थे, वही दोस्ती में बना के रखनी, G2 अब चाइना करने लगा, पहले ट्रंप करता था अब चाइना करने लगा। पर ट्रंप ने उसका कोई जवाब दिया नहीं, चाइना ने कहा सारी बात हुई, ट्रंप तो बिल्कुल सेट है। जब ये सारे किस्से चल रहे थे, अब ये जो यानागुनी आइलैंड्स हैं जहां जापान मिसाइल्स डिप्लॉय करने की सोच रहा, तो चाइना ने, मैंने आपको कहा था कि चाइना वही करेगा जापान के साथ जो ये ताइवान के साथ करता है। बताइए, बोला था नहीं बोला था? बोला था या मैंने नहीं बोला था? मैंने कहा चाइना वही करेगा जो ये ताइवान के साथ। कैन आई हैव अ फ्यू कमेंट्स और नॉट? मैंने, आप थोड़े कमेंट्स दे दीजिए तो थोड़ा हमारा भी टी ब्रेक हो जाता है इतने में। मैंने कहा था या नहीं कहा था, बताइए, बता मित्रों, कहा था नहीं कहा था कि चाइना जापान के साथ वही करेगा जो ये ताइवान के साथ करते? देखिए हुआ क्या। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत आभार, थैंक यू महेश जी, थैंक यू। ये मेरा बहुत पहले का प्रोडक्शन। तो चाइना ने क्या किया, देखो चाइना की औकात नहीं लड़ने की, फट्टू है ये। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने कुछ ड्रोन इस यानागुनी आइलैंड के पास उड़ा दिए, और उससे पहले इन्होंने एक सी पेट्रोल भेजा शिंजुकू आइलैंड्स के पास। वो जो शिंजुकू आइलैंड्स है उनके पास भेजा। शिंजुकू आइलैंड जापान के, पर चाइना क्लेम करता है मेरे हैं। तो जब ये ड्रोन चाइना का है, रिकॉग्निसेंस ड्रोन था, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट था, इसको ये आ रहा था कि इनके जो मिसाइल विजाइल लग रहे, कहाँ पहुंचा क्या पहुंचा, थोड़ा मतलब हम भेज रहे तुम्हारे एरिया में ड्रोन, कर लो क्या कर लो। अब की बार जो जापान की प्रधानमंत्री विस्ताका शाकी, उन्होंने शी स्क्रैम्बल्ड जेट्स, उन्होंने जापान एयरफोर्स ने जेट्स निकाले, उस ड्रोन को गिराने गए। जैसे ही चीनियों ने जेट्स, पता लग गया इनके अवैक से कि जापान ने जेट्स निकाले, चाइना की फट गई। उन्होंने फटाफट इस ड्रोन को वापस बुलाया और निकाल दिया जापानीज एयर स्पेस से। तो ये ताइवान की तरह जापान जवाब नहीं देता, जापान स्क्रैम्बल्ड जेट्स डायरेक्टली, दे वुड हैव ब्रॉट डाउन द चाइनीज ड्रोन। तो जब ये हुआ तो चाइना की हालत टाइट करा, यार ये तो महिला तो बहुत तेज है, इन्होंने तो हमारी लंका लगा दी। तो तब से व्यंगी भौंक रहा है, तब से ये सारे भौंक रहे हैं। और अभी देखिए इन्होंने हमारी एक बहन के साथ बड़ी हमाकत की है, शंघाई से जा रही थी, उसका पासपोर्ट रोक लिया, उसको बोल दिया चाइनीज वीजा अप्लाई, पासपोर्ट अप्लाई करो, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। अरुणाचल प्रदेश इज नॉट पार्ट ऑफ चाइना, वो यूके में रहती है 14 साल से, इंडियन पासपोर्ट होल्डर है। वो यूके से जापान जा रही थी, ट्रांजिट उनका चाइना में था, उनके पास वैलिड जापानीज वीजा था, पहले भी जा चुकी थी। तब चीनियों ने कुछ नहीं कहा, अब की बार रोक दी, कहता नहीं नहीं हम आपको नहीं जाने देंगे, ये अरुणाचल प्रदेश इज पार्ट ऑफ चाइना, है तो इंडिया का पार्ट ही नहीं है, तुम चाइनीज पासपोर्ट करो। 18 घंटे उसे डिटेन किया, 18 घंटे डिटेन किया। तो फिर उनके पास वो कह, मैं इंटरनेट खोल रही हूँ, गूगल नहीं चले, कुछ नहीं चले, एवरीथिंग इज ब्लॉक इन चाइना, वाईफाई में कुछ चलता नहीं, मुझे वो राइट्स देते नहीं। फाइनली आफ्टर अ लॉट ऑफ हैरेसमेंट, खाना नहीं दिया, पीना नहीं दिया, मजाक बनाया, मेंटली हैरास किया, तो फिर फाइनली शी कॉल्ड अ फ्रेंड इन यूके। यूके ने फिर अब वो इंडियन एम्बेसी को रीच किया। लंदन में वो क्लोज पॉसिबली ऑड आवर्स थे, तो शंघाई में इंडियन एम्बेसी को रीच किया, और इंडियन एम्बेसी के लोग 1 घंटे में एयरपोर्ट पहुंचे। पहले तो उस महिला को, हमारी बहन को खाना दिया गया, ये अरुणाचल प्रदेश के, शी सेड मैं प्राउड इंडियन। वैसे कहा मैं, और वो देखिए क्या करे, तुम इंडियन पासपोर्ट, ये चाइनीज पासपोर्ट का एप्लीकेशन बनाओ, उनको चाइनीज पासपोर्ट देंगे, ताकि चाइना कल खूब प्रोपेगेंडा करे, देखो भैया इसने चाइनीज पासपोर्ट बना और हमने चाइनीज पासपोर्ट दिया। उसने कहा भाई मैं चाइनीज पासपोर्ट वगैरह में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, गो टू हेल, मैं कुछ नहीं कर रही। तो फिर करी, मैं पहले भी आई थी, कुछ नहीं, तुम्हारा तो 24 घंटे का रूल है चाइना में, रूल अगर आप 24 घंटे ट्रांजिट करो, यू नीड नो वीजा, पहले तुम्हारा पासपोर्ट ही वैलिड है, तुम इंडियन नहीं हो। पहले जायसवाल साहब ने एक जवाब दे दिया, कंडेम वंडेम किया, पर ये मानी नहीं। नाओमिंग, क्या नाम है उसका, माओमिंग, म्याओ म्याओ जिसे मैं कहता हूँ, वो बकवास करने लगी, कहना चाइना ने जो किया ठीक किया, ये तो हमारा रूल है, हम तो इस पासपोर्ट को मानते नहीं, अरुणाचल ये है वो है वो है, म्याओ 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 म्याओ, जो रूल्स था हमारे लोगों ने, कोई हैरेसमेंट नहीं थी, उसे खाना दिया, उसे पीना दिया, शी वाज ट्राइंग टू जस्टिफाई दैट। तो भारत ने, अब एमईए ने तबियत से चाइना की धुनाई की, और जो एमईए ने उनको अभी खींचा है, अभी अभी आया था ये, इनको तबियत से खींचा एमईए ने, और इन्होंने उनको, जायसवाल साहब ने इनको बोला है कि भाई बोला आप सारे इंटरनेशनल नॉर्म्स और इंडिया की सॉवरेंटी को वायलेट करते हो, ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं हो। और बोला कि भाई अगर ये चीजें ऐसी चलती रही तो इंडिया का पासपोर्ट जो है वो बिल्कुल दुनिया भर में चलता, और ये महिला 58 कंट्रियों में करी है, ये सब बकवास है। और बोला अरुणाचल पार्ट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, और चाइना कुछ भी बोलता रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और कहा कि भाई हमने चाइना के अथॉरिटियों से ये सवाल पूछा
कि भैया ऐसा बताओ ये तुमने क्या कर दिया, तुमने ये किस रूल के तहत तुमने कर दिया। और चाइना की अथॉरिटियों के पास कोई जवाब नहीं था, हमने क्या कर दिया, किस रूल के अंदर। चाइना हक्का बक्का, ये चाइना की डुअल पॉलिसी होती। देखिए वेंगी से भी पूछो अगर अच्छा हुआ था, आई डोंट नो, लेट मी कॉल देम, लेट मी फाइंड देम, बट वही फोन करे बोला ठोको। और एक सोचा कि एक बेचारी महिला है उसको हम तंग करेंगे, मतलब शी मस्ट हैव बीन विक्टिमाइज्ड। कह रहा वो हंस भी रहे थे, मौकरी भी कर रहे थे, सब कर रहे थे। कहने का मतलब ये है, ये चाइना गुंडई पे आ गया, चाइना बदमाशी पे आ गया है, और चाइना को सबक सिखाने का टाइम आ गया। वी शुड आल्सो स्टार्ट डूइंग समथिंग, एवरीथिंग विद इनर मंगोलियन पासपोर्ट्स, वो जिनजियान पासपोर्ट्स जो उनको, और जो आपका तिब्बतियन पासपोर्ट, जो तिब्बत के मूल के निवासी है, बट एग्जैक्टली स्टार्ट डूइंग दैट। और वी हैव टू रिप्लाई चाइना इन द सेम कॉइन, नहीं तो चाइना को समझ नहीं आता। पीस विद चाइना इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि चाइना के जो फॉरेन मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट आता है, हमने तो अरुणाचल को मानते नहीं, ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक जरूर है। जायसवाल साहब ने बहुत जबरदस्त जवाब दिया है, बट अब हमारे तरफ से भी कुछ एक्शन आएगा। जो इनकी यहाँ 2-4 कंपनियों पे कल रेड भी डालिए, इनके 2-4 डायरेक्टर को उठाकर जरा डालिए चेन्नई की जेल में, समुद्र के किनारे, जो सफेद रंग के काला पड़ जाएगा कुछ दिनों में, या मदुरई की जेल में डालिए जहाँ गर्मी बहुत पड़ती हो। तो इन चीनियों को भी जरा आटे दाल का भाव पता लगे, और इन्हें लगता है कि हमारी बहनों को ये तंग करेंगे, एक महिला को अकेला समझ के तंग करेंगे, ये सब एक्सेप्टेबल नहीं है। ये बहुत हो गया इनका ड्रामा, एंड दिस हैज टू बी कॉल्ड ऑफ। वी हैव टू कॉल्ड ऑफ this Chinese bluff. This can't go on too long because we are pissed off with this and we won't let this happen. तो ये चाइना के पर जापान ने इनको बड़ा जबरदस्त जवाब दिया। जापान स्क्रैम्बल्ड जेट्स इमीडिएटली, और जब जापान ने जेट्स निकाली, फट के भाग गए, फट्टू भाग गए। ऐसे कहते हैं हमारा पीएलए मिलिट्री है, हमारी पीएलए मिलिट्री है। तो मतलब लगभग तय हो गया, अगर चाइना ने इंटरवीन किया ताइवान में, तो नाउ दे हैव टू फाइट ताइवान, sorry, they have to fight Taiwan, they have to fight Japan, they have to fight US, they have to fight NATO। और मैं कहता हूँ अगर इंडिया का मौका लगे तो लगे हाथ पे, बहती गंगा में हाथ धो लो, इनको भी जरा तिब्बत को लिबरेट कर दो। that would be the time to liberate तिब्बत and call it a day, क्योंकि उसके बिना ये बात बनने वाली नहीं है, चीजें चलने वाली नहीं है। और हमें भी अब चाइना के विज़िवी जरा अपनी पॉलिसी को मजबूत करना पड़ेगा, जो हमने कर दी है। बट आई सल्यूट दैट ब्रेव लेडी ऑफ अवर्स, जिन्होंने अकेली चीनियों को जरा उनकी औकात दिखा दी और उनको बता दिया कि भारतीय महिलाओं में कितना दम है, शक्ति रूपा होती है भारतीय महिलाएं, हल्के में मत लेना, मतलब उल्टे पड़ दे देगी ना, चीनियों घूमते रह जाओगे ऐसे 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 ऐसे। तो मित्रों, एज यूजुअल 40 मिनट हो गई और पता ही नहीं लगता, आपसे बात करते करते 40 मिनट कम हो जाते हैं। तो यही था हमारा आज का विचार भारत विचार में, और आपसे कल फिर मिलेंगे। फिलहाल मेरा निवेदन है, अगर आपने लाइक ना किया हो, लाइक करिए, ये जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। और अभी हम आपको 2 वीडियोस दिखाने वाले हैं, सुमित पीर कलेक्शन, सुमित पीर एडवाइजरी, उसके बाद क्वेश्चंस पे चलेंगे। इन द मीनवाइल आई विल अप्रिशिएट इफ यू कैन टेक द मेंबरशिप्स, दैट हेल्प टू फॉर द क्वेश्चंस टू गेट प्रायोरिटी। थैंक यू टीम। Somebody can play सुमित पीर कलेक्शन। मैं आपके सामने लाया हूँ सुमित पीर एडवाइजरी, जो एक यूनिक इनिशिएटिव है जिसमें आपकी लाइफ, बिजनेस, पर्सनल, प्रोफेशनल कोई भी समस्या हो जिसका हम मिलके समाधान ढूंढेंगे। आप जूम के माध्यम से जुड़ेंगे, आप दुनिया में कहीं पे भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 100% प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल है, इंडिविजुअल्स के लिए है, कॉर्पोरेट्स के लिए है, और प्रैक्टिकल अप्रोच टू वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। If any kind of type, immigration हो, finances हो, कैरियर हो, लाइफ हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, तो आपसे निवेदन है कि आप इस इनिशिएटिव का लाभ उठाइए और हमसे जुड़िए sumitpir.com के माध्यम से। ईमेल आईडी है sumitpirofficial@gmail.com, और sumitpir.com पे जाएंगे तो आपको ईमेल आईडी, आपको व्हाट्सएप नंबर सब मिलेगा। आप हमसे जुड़िए और मेरी टीम आपसे संपर्क में रहेगी, और इसको हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इसको हम एक सार्थक और एक बहुत फ्रूटफुल एंड की तरफ बहुत जल्दी ले जाए। नमस्कार, प्रणाम, साधुवाद। सुमित पीर कलेक्शंस पे चले एंड शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम
चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं 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 चिदा। धन्यवाद जी। अब चलते हैं जरा क्वेश्चंस की ओर, और आपके क्वेश्चंस के लिए हम रेडी हैं सर। लेट्स मूव टू क्वेश्चंस। One of the India's best geopolitical analysts. Thank you, brother. Thank you very much. Thank you. बहुत बड़ा आभार। Last week I watched 120 Bahadurs portraying the valor of Major Shaitan Singh Bhati. I don't know why this battle of Rangrenslera was not taught to us in our history books. He was truly a devil for Chinese. बिल्कुल जो मेजर शैतान सिंह बाटी थे, he was a legend. उन्हें परमवीर चक्र मिला था, and he was a man of impeccable honor and valor. उन्होंने चीनियों को मजा चखाया। अकेले आपने देखी, he holded the post himself. ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमारे चीजों में हमें नहीं बताई जाएगी सर, क्योंकि हमारी हिस्ट्री में भारत के सभ्यता को डिफीट किया गया। आज मोदी जी ने क्या कहा? मोदी जी ने कहा था जब मकातीवाद था वो कहीं ना कहीं जीत गया। एक सिस्टमेटिक इरोजन ऑफ कल्चर किया गया, क्योंकि कल्चर आपको ताकत दिया जाता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में जो एजुकेशन थी वो क्रिश्चियंस को आउटसोर्स कर ली गई। उन्होंने अपने हिसाब से उसको चलाया। हिस्ट्री हमने लेफ्टिस्ट को दे दी लिखने के लिए, और बॉलीवुड हमने दे दिया लिखने मुसलमानों को। इन तीनों का जो कंपोजिट इफेक्ट आया वो बहुत खतरनाक आया, क्योंकि बॉलीवुड का सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होता था। मैं जयपुर डायलॉग्स में भी था, तो एक हमारे भाई बोल रहे थे, कह रहे सलीम जावेद ने 40 पिक्चरें लिख डाली। 40 पिक्चरों में हमेशा हिंदू विलन होता था, एक मुसलमान विलन नहीं था। अरे वही कह रहे कि फराह खान ने पिक्चर बना डाली और उसे कहा अब मैं हिंदू विलन बनाऊंगी, और उस नीचट को राघव के रूप में बताया कि वो हिंदू टेररिस्ट टाइप। ये एक पूरा कार्यक्रम है जो चल रहा है। अभी मैंने थोड़ा फैमिली मैन भी देखा, आई वाज अ बिट पिस्ड ऑफ कि भाई आपने फिर वही हिंदू विलन बना दिया, आपने फिर वही हिंदू को गद्दार दिखा दिया। सेइंग मुस्लिम्स आर अबव एवरीथिंग। आई एम नॉट डिनाइंग एनीबॉडी, बट फिर वही टेंडेंसी उसमें भी आ गई है। मतलब द सीरियल द थिंग वाज गुड, बट आई डिडंट लाइक द पोर्ट्रेट। भाई पहले ये दिखाते थे इस्लामी जिहाद, पाकिस्तान, और पाकिस्तान इज हेल्पिंग इंडिया इन अ वे नॉट टू स्कटल दैट डील। मतलब क्या बॉलीवुड बना दिया क्या पूरा पिक्चर को? ओटीटी को अगर बॉलीवुड बनाओगे तो चलेगा नहीं। और उनके प्रोड्यूसर्स को एक सलाह दे रहा हूँ, ये चलेगा नहीं, ये बंद कीजिए ये सब नाटक। इस्लामिक जिहाद और इस्लामिक टेरर दुनिया की हकीकत है। हम भुगत रहे दिल्ली ब्लास्ट। एंड डू यू थिंक यू क्रिएट दिस लॉलीपॉप्स ऑफ रुकमा विलन, और वो जितेश चावला विलन, और वो क्या था वो, एंड जोया मोर लॉयल देन द किंग, एंड रुकमा विलन, जितेश चावला विलन, एक वो निवृत्त कौर, वो भी हिंदू है, वो देश को बेच रही है। दूसरा हिंदू देश में वॉर कर रहा। प्रधानमंत्री का जो व्हाट यू कॉल कैबिनेट में बंदा है वो भी हिंदू है, वो भी लोगों से हथियार खा रहा है, हथियारों की दलाली खा रहा। कम ऑन यार, डोंट डिमीन अस। एंड देन एवरीथिंग टर्न्स अराउंड टू बी हिंदू। मतलब फिक्शन है, आपने डिस्क्लेमर डाला है, बट पीपल अंडरस्टैंड। जो पहले एक दो एपिसोड्स हैं, रियली टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, इस्लामिक जिहाद एंड ऑल दिस एंड अदर्स, देन यू सडनली टर्न द नैरेटिव दिस टाइम अराउंड। Everybody who is a bad guy is a Hindu at the end of the day. ये आपके क्वेश्चन के जवाब में कह रहा हूँ, this has been happening, this is happening, unfortunate but true सर, क्या करें। और पता नहीं लोग कब तक इसके थ्रू देख पाएंगे। आपने तो देख लिया, I don't know how long can people see through it. Next, sir, SIR can be successful in West Bengal because Mamta is threatening BLOs. देखिए सर, अगर अमित भाई चाहेंगे तो कुछ भी होगा। ममता कुछ भी करे, कुछ भी करे, अमित भाई चाहेंगे तो होगा, क्योंकि SIR का मतलब है ममता का राज गया, एंड शी विल डू एवरीथिंग टू गेट इट डन। अगर आप बंगाल फाइल्स जिसने नहीं देखी आप देखेंगे, यू विल सी द वायलेंस व्हिच हैज बीन परपेट्रेटेड अगेंस्ट द हिंदूज। वहाँ बहुत ज्यादा वायलेंस है, बहुत ज्यादा वायलेंस है। तो ये आपको देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। अमित भाई पे चाहे तो कुछ भी करा सकते हैं, अमित भाई शाह में। Next, Sumeji, have you not covered air strikes on Afghanistan today? वो मैंने पी क्रूज पे भी कवर किया था एयर स्ट्राइक्स ऑफ अफगानिस्तान। मैंने थोड़ा यहाँ मेंशन किया था
कि पाकिस्तानियों ने एयर स्ट्राइक किए, 10 सिविलियंस को मारा और अफगानिस्तान कह रहा उनको ठोक देगा। एक कवर्ड ब्रीफली, बट मैंने उस पर भी की तो मैंने कहा क्या रिपीट करें उसको। सर, आफ्टर तेजस क्लास डू यू थिंक वी शुड बाय वेपन्स फ्रॉम अमेरिका वी कैन ट्रस्ट? देखो यार, मेरा एक मानना है, हमारे पास 11-12 स्क्वाड्रन कभी कम है, करीब करीब, राइट। अभी किसी भी हालत में उन स्क्वाड्रंस को पूरा करो। आपको अमेरिकन लेना है, आपको रशियन लेना है, आपको यूरोफाइटर लेना है, या आपको कोई और विकल्प लेना है, वो पूरा करिए आप। उसके बाद तेजस मार्क 2 एम का, दे आर द फ्यूचर, उनको बनाइए। अभी लेट द एयरफोर्स डिसाइड। आई एम नोबडी टू एडवाइस देम, नोबडी टू टेल देम व्हाट इज बेस्ट। दे आर द मास्टर्स, दे नो व्हाट इज द बेस्ट। तो आई एम नोबडी टू टेल देम, बट Su-57 लुक्स टू बी अ गुड मशीन। जो उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए रफेल लेना है, रफेल लीजिए। हमारा तो हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि स्क्वाड्रंस को पूरा कीजिए। जो AP सिंह साहब कहीं बार गुहार लगा चुके, और हम भी अपने छोटे मोटे लेवल पे लगा ही लेते हैं कि भाई इनको पूरा कीजिए। बाकी let them decide what do they want to buy. I mean, you and me are nobody to advise. They know their war best. तो उसके बाद मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत is the way out. India is the fourth largest economy in the world. The US, China, and West doesn't want to see India grow. They are trying very hard to destabilize India. ये तो मैं आपको कह रहा हूँ भाई, 5 ट्रिलियन पे यू आर वेरी स्टेबल, 8 ट्रिलियन पे यू स्टार्ट डिक्टेटिंग टर्म्स, और आपको कोई 5 ट्रिलियन इतने आराम से जाने नहीं देगा। और उसके लिए उनको कुछ भी करना पड़े, दे विल डू इट। It's a matter of time. We'll reach third number. 15 महीने, 14 महीने, maybe by next year this time we're already number 3. Possible है। तो आपको कोई करने थोड़ी ना देगा, but we have to reach there. That is what the mission is. Next. इस श्रीलंका मालदीव्स के भारत के रिसेंटली हेल्प कर दिया रहा है, सोलो पर बिलीव करना है नहीं चाहिए। देखिए, ये कुछ चीजें मिली जी ट्रांजिशनल होती है। ट्रांजिशनल मतलब जैसे आप किसी ट्रेन में जा रही हो, आपने चाय का थर्मास निकाला, आपने चाय पीने लगी, बाजू में बहन जी ये बिस्कुट लेंगे, आपने भी 1 कप चाय दे दिया। तो आपकी उनसे मित्रता नहीं, कोई भाई बंदी नहीं है, कोई ट्रेन का सफर है, उन्होंने आपको 2 बिस्कुट दिए, आपने 1 कप चाय पिला दी। तो इट्स अ वेरी ट्रांजिशनल रिलेशनशिप। आपको भरोसा तो मुझे लगता है किसी पे नहीं करना चाहिए, और आपकी मिलिट्री वाली आंख कभी बंद नहीं होनी चाहिए। मिलिट्री वाली आंख बंद करोगे तो देश नहीं बचेगा। मिलिट्री पर्सपेक्टिव शुड नेवर डाई। You might be the Chanakya of diplomacy, but you must be the Ashoka, or you must be the Chandragupta, or you must be the Guru Gobind Singh, or you must be the Chhatrapati Shivaji Maharaj when it comes to military. मिलिट्री में कोई कॉम्प्रोमाइज, डिप्लोमेसी अलग है। डिप्लोमेसी में आप चाणक्य बनी हुए, मिलिट्री में छत्रपति शिवाजी महाराज बनी। मैं तो कह रहा हूँ रिवान भाई, मैं जो आज ये हुआ, इंडिया शुड डायरेक्ट, मैं ये टीवी चैनल्स पे भी आज 2 चैनल्स पे था ऑन दिस डिबेट। आई टोल्ड दैट इंडिया शुड डायरेक्टली बैन ऑफ फ्लाइट्स टू चाइना। अगर ये हरकतें हो रही, व्हाई डू वी नीड हैव थिंग्स विद चाइना। और मैंने बहुत साल पहले कोविड के टाइम एक फॉर्मूला दिया था, आई एम सजेस्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया BTT, बैन ट्रेड एंड ट्रैवल टू चाइना। इट विल बी अ ग्रेजुअल स्टेज, पर धीरे धीरे करिए। मेरा भाई बहनों से भी निवेदन है, जो इस बहन के साथ हमारी हुआ, अगर आप चाइना वाइना जाते हैं भाई, इंडियन एम्बेसी हर एक को नहीं बचा पाएगी। डोंट एक्सपेक्ट मिरेकल्स फ्रॉम डॉक्टर जयशंकर एंड मोदी जी। अब खुद सोचिए आपको किस कंट्री जाना, नहीं जाना। चाइना इज नॉट अ सेफ कंट्री टू ट्रेवल एंड डू बिजनेस। बाकी आप खुद समझदार हैं, हम क्या कह सकते हैं। नेक्स्ट। How sore is the sore thumb of Bangladesh? Has a surgery been done by Indian troops yet and chop of the same part? नहीं सर, ऑफिशियली अभी कुछ नहीं हुआ है। सुनने में आया कि बांग्लादेश का बॉर्डर गार्ड इज कोऑपरेटिंग, और कोई बहुत ज्यादा बांग्लादेशी वापस भी नहीं गए। टीवी चैनल्स वाले वो पुराने वीडियो दिखा के If I looked at the numbers, the number is not more than 2,000 when I last looked at it. हो सकता कुछ बढ़ गया हो, बट ऐसा नहीं कि लाखों लोग वापस गए, नहीं ऐसा नहीं है। बट टीवी चैनल्स आप जानते हैं TRP पे चलती है, कोई फोटो होगी 10 बार उसी को घुमाएंगे, भीड़ लगी है, ये लगी है, पर उनको बोलो नंबर बताएंगे, नंबर नहीं बताएंगे। As you sir, I mean to disrespect sir, but everybody were hearing somebody big is going to happen in our neighborhood, but nothing seems to happen. We have to focus on internal clearing. That is enough for now.
बिल्कुल शुभम भाई, अगर आप मुझे देख रहे हो जहां भी चैनल पे, टीवी पे, यूट्यूब पे, आई एम बीन स्ट्रेसिंग ऑन इंटरनल क्लीनिंग फर्स्ट। बाकियों का हिसाब तो होगा ही होगा, बट इंटरनल क्लीनिंग इज द एसेंस, यू हैव टू डू इट फर्स्ट। बाकी होते रहेंगे, किले का दरवाजा हमेशा अंदर से खुला है। इंटरनल क्लीनिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाकी आपकी भारतीय सेना सक्षम है आपको किसी भी खतरे से बचाने के लिए। हाँ, एयरफोर्स में स्क्वाड्रंस कम है, मैं बिल्कुल डायरेक्टली कहता हूँ स्क्वाड्रन चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ 4% ऑफ द भारत जीडीपी शुड बी द डिफेंस बजट। और मैं कहता हूँ फौज में या पैरामिलिट्री फोर्सेस में या पुलिस में, जो भी डिफेंस के एस्टेब्लिशमेंट है, इनमें कोई कटौती ना करें, खासकर फौज में कोई कटौती ना करें। आई मीन अगर एक वक्त हमें रोटी नहीं भी खानी पड़ेगी, विल स्टिल फंड मनी फॉर फौज, क्योंकि देश तब तक है, सनातन तब तक है, धर्म तब तक है जब तक फौज है। जिस दिन ये नहीं रहेगी हम कोई नहीं बचेंगे। याद कीजिए, जब भी देश की सरहदें वीक हुई है तो हिंदू या तो सनातन लुप्त हुआ या हिंदू ने जजिया भरा। 600 साल तक जजिया भरा भाई, ये हिस्ट्री है। और अगर आप दुनिया के क्वेंकर्स देखेंगे, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन 60 to 80 मिलियन हिंदूज हैव बीन वाइप्ड आउट सो फार। 60 to 80 मिलियन, कुछ लोग तो 150 मिलियन तक भी जानते हैं। आई डोंट हैव द एब्सोल्यूट नंबर, बट दिस इज व्हाट हिस्ट्री सेज। अगर बीच का भी नंबर लोगे 100-120 मिलियन, 12 करोड़ Hindus have been wiped out for centuries to put off persecution. ये कोई मजाक नहीं है। थैंक यू कलामा जी। जय श्री राम सर। नमस्कार जी, हर हर महादेव। राधे राधे गुरमीत जी, कैसे हैं? नमस्कार सर। जय श्री राम, हिंदू राष्ट्र, बिल्कुल हमेशा। जय श्री राम, वंदे मातरम। चलिए, हमारा आज का संस्करण यही समाप्ति हो रहा। फिलहाल हम इस चैनल पे ही रहेंगे, भारत विचार प्लस पे। तो आपसे निवेदन ये है कि इसी चैनल के माध्यम से हमसे जुड़े और लाइक का बटन ना दबाए हो तो अभी दबाइए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। देखो मित्रों, ये देश और धर्म का विचार है, भारत विचार। और आजकल देश और धर्म की बात करना आसान नहीं है, कोई आपको करनी नहीं देगा। जैसे हिंदुस्तान को 50 लोग रोकते, वैसे हमें भी 50 शक्तियां रोकती हैं। और क्योंकि आप जानते हैं मैं सलीम जावेद नहीं, मुझे स्टोरी बोलनी नहीं आती, तो मैं जो हकीकत है आपके सामने रखूंगा, कटु सत्य बोलता हूँ, डायरेक्ट बोलता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि भारत विचार का इकोसिस्टम बढ़े, आगे चले, आपको इसमें सहयोग देना चाहिए। इसी आशा के साथ मैं आपसे अभी आगे लेता हूँ और कहूंगा, भारत माता की जय, वंदे मातरम, ओम नमः पार्वती पतया, हर 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 महादेव।